वेलकम टू द ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। क्या नोट्स बनाना ज़रूरी है? क्या बिना नोट्स के तैयारी नहीं की जा सकती? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर उन युवाओं के दिमाग में घूमता है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं। इस सवाल के क्रूशियल होने की वजह यह है कि अक्सर बहुत सारे ऐसे सफल कैंडिडेट होते हैं जो बताते हैं कि हमने नोट्स बनाए थे, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, कि मैं नोट्स बना लेता था। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो सफल हुए हैं और वो ये बताते हैं कि उन्होंने डायरेक्टली किताब से पढ़ाई की थी। तो युवा इसलिए दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि वो ये समझ नहीं पाते कि हमारे लिए बेटर रास्ता क्या है। सबसे बढ़िया रास्ता ये है कि कोई चीज़ आपके अनुकूल है या नहीं, इसका फैसला सिर्फ आप कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि नोट्स मेकिंग के फ़ायदे क्या हैं, किन कैंडिडेट्स को नोट्स बनाने चाहिए और किन चीज़ों के नोट्स बनाने चाहिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि नोट्स जो हम बनाते हैं उसका अर्थ यह है कि चीज़ों को इतना संक्षिप्त कर देना कि जब आप उन्हें देखें तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाए, पूरा बैकग्राउंड आपको क्लियर हो जाए, उसे हम नोट्स कहते हैं। यही वजह है कि मेरे बनाए हुए नोट्स आपके काम नहीं आएंगे क्योंकि मैंने अपने हिसाब से उन्हें शॉर्टन किया है, या आपके बनाए हुए नोट्स मेरे काम नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि नोट्स का मतलब ये है कि चीज़ों को कॉपी में उतार दो और फिर उनका अध्ययन करो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम टॉपिक पर आ जाते हैं और तमाम चीज़ों को बहुत सीरियसली देख लेते हैं। देखिए, अगर आप पुस्तकों से अध्ययन करते हैं, किताबों से पढ़ रहे हैं, रिट की तैयारी कर रहे हैं या पटवार की तैयारी कर रहे हैं, तो किताबें किसी भी सूचना को बहुत संक्षिप्त में देती है और उसके बाद उसको एलेबरेट करती है ताकि जो विद्यार्थी है वो उसको समझ सके। तो इस तरह अगर हम देखें कि कोई एक चैप्टर है तो उस एक चैप्टर के अंदर मुश्किल से 8 या 9 पॉइंट ऐसे होते हैं। कक्षा 9वीं 10वीं की बात मैं कर रहा हूँ, छोटी कक्षाओं में पॉइंट्स की संख्या और कम हो जाती है। तो 7 या 8 पॉइंट ऐसे होते हैं जो ध्यान में रखने होते हैं किसी भी एक चैप्टर के अंदर। अब किताब उन 7-8 पॉइंट को विस्तार से समझाता है और करीब 10 से 11 पेज हमारे ले लेता है। तो दिक्कत यह है कि अगर आपने उस किताब को पूरा पढ़ा है और जब आप उसको रिवाइज करने जाएंगे तो पुनः आपको उतना का उतना समय लगेगा जितना समय आपने पहले लिया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर चैप्टर 1 को पढ़ने में आपने पहले 3 दिन लिए हैं तो उसे वापस जब आप रिवाइज करने आएंगे तो फिर भी आपको 3 दिन देने ही पड़ेंगे, क्योंकि पढ़ने की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं बढ़ाई जा सकती। ऐसा भी नहीं हो सकता कि सिर्फ पढ़ना है, जो चीज़ आप पढ़ते हैं वो आपके हृदय के अंदर उतरनी भी चाहिए। तो ये हो गई पहली चीज़ कि किताबें जो है वो विस्तृत होती है। उन किताबों को संक्षिप्त रूप में अपनी कॉपी में ले लेना, इसे हम नोट्स कहते हैं। तो ये पहला फ़ायदा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि जब आप रिवाइज करेंगे तो किताब पढ़ने में अगर आपने 20 दिन लिए हैं, किताब तैयार करने में आपने 20-25 दिन लिए हैं अच्छी तरह से याद करने में, और उस दौरान आपने नोट मेकिंग भी कर ली है, तो अब ये होगा कि जब रिवीजन की बारी आएगी तो आपको उस किताब को परे हटा दीजिए और आप उन नोट्स से पढ़िए। किताब पढ़ने में जब आपको 20 दिन लगे थे तो अब इन नोट्स को पढ़ने में आपको मुश्किल से 5 दिन लगेंगे और इस तरह से आपके दुगने समय की बचत हो जाएगी। ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ चूँकि समय काफ़ी आगे बढ़ चुका है, अब काफ़ी सारी पुस्तकें बाज़ार में हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि बाज़ार में बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जो जिस्ट को कवर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर नाजिज़्म एक चैप्टर है कक्षा 9 के अंदर, वो करीब 12 से 15 पेजेस में है। जब आप उसकी सारांश वाली पुस्तक लेने जाएंगे बाज़ार में तो आप देखेंगे कि वो 12 से 15 पेज उसने मुश्किल से 2 या 3 पेज में समेट दिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको वो पुस्तकें मिल जाती है जो 1 लाइनर हो या सारांश को कवर करती हो, तो उस कंडीशन में अब आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये अंतर अच्छी तरह से समझ लें। मूल पुस्तकों से जब आप पढ़ रहे हैं उसी समय आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है। अगर आप गाइड बुक से पढ़ रहे हैं या बाज़ार में ऐसी किताबें मिल रही है जो सारांश को कवर करती हो, तो ऑलरेडी सारांश उसमें आ चुका है, अब आप उसको और शॉर्टन नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है आप लिखने में अपना समय बर्बाद न करें और उन्हीं पुस्तकों को पढ़ते रहें। अब सवाल एक और पैदा होता है कि क्या हमें वो सारांश वाली पुस्तकें ही पढ़ लेनी चाहिए? ये बहुत गंभीर सवाल है, बहुत कम लोगों का ध्यान इस सवाल पर जाता है, इसीलिए इस सवाल को मैं चर्चा के मध्य में लाया हूँ। अगर यहाँ तक आपने ये वीडियो देखा है तो अब इस क्वेश्चन पर आपका फोकस होना चाहिए। देखिए, जितने भी 1 लाइनर किताबें बाज़ार में हैं या जितनी भी ऐसी किताबें हैं जो आपकी किसी भी टॉपिक या किसी भी पुस्तक का सारांश कवर करती है,
वो सिर्फ तथ्यात्मक जानकारी देती है। दृष्टिकोण निर्माण इन किताबों से नहीं हो सकता। तो आप परीक्षा के अंदर करीब उन 60 से 65% प्रश्नों को आराम से कर लेंगे जो फैक्चुअल है, तथ्यात्मक हैं, तथ्यों पर आधारित हैं, उन्हें करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप बढ़ते हुए कंपटीशन के हिसाब से अब जिस तरह के प्रश्न आ रहे हैं उनको अगर आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि ये पर्याप्त नहीं है। तो बेटर ये है कि जो मूल पुस्तक आपके पास है उसको 1 या 2 बार आप पढ़ लें। इससे आपका नज़रिया डेवलप हो जाएगा, आपको ये उस चीज़ की जो दर्शन है वो समझ में आ जाएगा कि वो चीज़ किस बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, अब मूल अधिकार जब आप पढ़ेंगे तो वो अगर आप सारांश वाली पुस्तक लाएंगे तो वो फिर उसको अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 किस बारे में है सिर्फ इतना आपको बताएगा, उसमें क्या है ये बताएगा। लेकिन जब आप मूल पुस्तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनुच्छेद 14 के पीछे छिपा हुआ दर्शन क्या है। तो जब आप उस दर्शन को समझ पाएंगे उसके बाद अनुच्छेद 14 किसी भी परिस्थिति में आपको अप्लाई करने को कहा जाए तो आप कर देंगे। सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों की प्रकृति अब रिट परीक्षा में बदल रही है। पिछले पेपर में भी आप देखें काफ़ी चेंजेस आए हैं, प्रश्नों की प्रकृति बदल रही है। एक समय वो था जब डायरेक्ट क्वेश्चन आता था, एक प्रश्न आ गया, 4 ऑप्शन आ गए, एक सही होता था। अब ऐसा नहीं है। अब ये होता है कि यू डोंट नीड टू फाइंड आउट विच इज़ द करेक्ट वन, यू नीड टू फाइंड आउट विच इज़ मोर करेक्ट और विच इज़ द मोस्ट करेक्ट आंसर। सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर कौन सा है वो ढूंढना है। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपने मूल पुस्तकें एक बार पढ़ी हो और थोड़ा बहुत उस संबंधित टॉपिक की फिलॉसफी आपकी क्लियर हो। आशा है ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया होगा। एक और प्रश्न है जो इसी के अंदर हम चर्चा कर लेते हैं, वो भी काफ़ी गंभीर है। वो इसलिए गंभीर है क्योंकि युवा दिग्भ्रमित हो जाते हैं। क्यों दिग्भ्रमित हो जाते हैं? क्योंकि उनके पास इतने सारे सोर्सेज हैं कि एडवाइस काफ़ी सारे उनको मिल जाते हैं। भारत में सलाह देने वालों की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग आपको एडवाइस करेंगे और उन एडवाइस के बीच में व्यक्ति पिस जाता है। वो डिसीजन नहीं ले पाता कि मुझे इस एडवाइस को फॉलो करना है या उस एडवाइस को फॉलो करना है। तो ये क्यों होता है और इससे कैसे बचना है, ये हमारा दूसरा बिंदु है इस वीडियो का। देखिए, अगर आपने मूल पुस्तकों को आधार बना लिया, उसके बाद आप जिस्ट वाले पुस्तकें भी ले आए और आप उनको पढ़ रहे हैं और अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे टॉपिक कवर हो रहा है, मेरा सिलेबस भी तेज़ी से कवर होता जा रहा है, तथ्यात्मक जानकारी मेरे पास आ गई है, जो संबंधित टॉपिक का जो भी दर्शन है वो भी मेरा क्लियर होता जा रहा है, तो अब मैं आपको ये कहूँगा कि अब आपको अतिरिक्त किसी पुस्तक की ज़रूरत नहीं है, अतिरिक्त किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। इसका क्या नुकसान होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे संज्ञानात्मक विकास है, मनोविज्ञान का एक टॉपिक है। अब संज्ञानात्मक विकास पे आपने कोई पुस्तक पढ़ ली, उसको बहुत अच्छी तरह से तैयार कर दिया, उसके बाद संज्ञानात्मक विकास पर कोई और वीडियो आया और उस वीडियो में समझाने का तरीका अलग हुआ, ट्यूटर चेंज हो गया, कंटेंट चेंज हो गया, तो आप बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे। जो आपने पुस्तक में पढ़ा है और जो आपने वीडियो में देखा है उसमें आप सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएंगे और तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो पढ़ा है आपने पुस्तक में वो भी आपका व्यर्थ हो जाएगा। तो मेरी सलाह ये है कि या तो वीडियो ही देख लें आप बहुत सारे लोगों के, और या फिर किताब को आधार बना लें। मेरी सलाह यही है कि आप किताब को आधार बनाएं। मानना न मानना आप पूरी तरह से फ्री हैं, आपको सोचना है कि मुझे क्या करना है। और जब आपका कोई टॉपिक अच्छी तरह तैयार हो जाए तो उस टॉपिक पर अतिरिक्त वीडियो देखने से आपको बचना चाहिए। हाँ, अगर कोई वीडियो सिर्फ तथ्यात्मक बेस पर चल रहा है तो कोई बात नहीं, अच्छे तथ्य लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है कि परिवार से हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये समस्या आप में से काफ़ी लोगों की हो सकती है, मेरी भी रही थी। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ये चाहते हैं कि इस दौर में जब वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, परिवार उनके साथ खड़ा रहे, उन्हें कोऑपरेट करे, उन्हें सपोर्ट करे, उन पर भरोसा दर्शाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ कैंडिडेट्स के साथ कि घर वाले ही उन्हें नेगेटिव कर देते हैं, तू इस परीक्षा में पास नहीं हो सकती, ये एग्ज़ाम तेरे बस का नहीं है, वो फलाना पास नहीं हुआ, तू नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तेरे लक्षण सही नहीं है, तेरा एकेडमिक रिकॉर्ड ख़राब है, बहुत सारी हज़ार बातें परिवार वाले करते हैं। देखिए, परिवार वालों की नीयत इसमें शायद सही होती होगी। वो ये सोचते होंगे कि जब वो आपको नेगेटिव इस तरीके से कहेंगे तो हो सकता है आप बूस्ट अप हों और ये सोचे कि मैं कुछ करके दिखाऊं। लेकिन हम मानव हैं, ऐसा बहुत कम होता है। और जैसे ही इस तरह की नेगेटिव चीज़ें हमारे सामने आती है, फ्लैट हिंदी में कहूँ तो इसे आप तानाकशी कह सकते हैं। जब ताने मारे जाते हैं,
आपको पिंच किया जाता है, आपको टॉर्चर किया जाता है, उसका सामना आपको अब करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप गंभीरता से अब परीक्षा की तैयारी में अब जुटे होंगे या अब जुटेंगे। घर वालों को ये लगता है कि आप अभी भी उसी अपने पुराने मोड में चलते हैं, तो इस वजह से आपकी तैयारी को वो सीरियसली नहीं लेते और आप ये अपेक्षा करते हैं कि अब मैं सीरियसली तैयारी कर रहा हूं तो मेरा परिवार मुझ पर भरोसा करे, वो भी मेरी सीरियस तैयारी पे मेरे साथ कोऑपरेट करे, सपोर्ट करे। देखिए, अगर आपके साथ में ये मनोवैज्ञानिक स्थिति है तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग को ठंडा कीजिए। दूसरा, परिवार में अगर आपको कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, अगर लगातार आपको ताने मार रहे हैं, तो आप उस चीज़ से अपना दिमाग और कान हटा दीजिए। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बार दो व्यक्ति थे, वो दोनों व्यक्ति जंगल से जा रहे थे और जंगल से आगे जाते समय अंधेरा हो गया, तो वो दोनों के दोनों व्यक्ति कुएं को देख नहीं पाए और उस गड्ढे के अंदर, उस कुएं के अंदर गिर गए। चिल्लाए, शोर मचाना शुरू किया और शोर मचाना शुरू करने के बाद में कुछ लोग जो आसपास के थे वो वहाँ जमा हुए। उन्होंने देखा कि कुएं में किसी तरह की कोई सीढ़ी नहीं है, यानी उनके बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था, रस्सी वगैरह अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने सोचा रात भर इसी में रहना है। तो उस दोनों व्यक्तियों ने ये कोशिश की कि जैसे भी हो हम इससे पार निकल जाएं। शुरू में सबने उन्हें बहुत मोटिवेट किया, जो बाहर खड़े थे, यस यू कैन डू इट, कोशिश करो कोशिश करो, लेकिन वो थोड़ा चढ़ते और गिर जाते, थोड़ा चढ़ते और गिर जाते। यही हालात रहे। दोनों देख रहे थे कि ऊपर से लोग उन्हें देख रहे हैं। एक व्यक्ति नकारात्मक था उस पूरे ग्रुप के अंदर, जो उस कुएं के बाहर खड़ा था, और उसने कहा कि ये नहीं निकल सकते। उस एक व्यक्ति की आवाज़ को 100 लोगों का समर्थन मिल गया, यानी जो लोग अभी उन्हें मोटिवेट कर रहे थे वही लोग कहने लगे नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते। एक व्यक्ति था जिसने हार मान ली, वो चुपचाप बैठ गया। लेकिन दूसरा व्यक्ति कंसिस्टेंट था, लगातार कोशिश करता रहा और कोशिश करते 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 कुएं से बाहर निकल गया। लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए, वो जो अंदर कुएं में था वो भी आश्चर्यचकित हुआ। तो लोगों ने उससे पूछा कि आप किस तरह से कुएं से बाहर निकले। तो उसने कागज़ पेन मंगाया और उसके बाद उसने उस पर लिखा। उसने बोला, मैं सुन नहीं सकता, बहरा हूं। तो जब वो लोग कुएं के बाहर से उसे डिमोटिवेटेड कर रहे थे, उसने उनके हाव भाव को देखकर ये समझा कि शायद मुझे मोटिवेट कर रहे हैं बस, और उसी उनके नकारात्मकता को मोटिवेशन समझकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और निकल गया। ये है व्यवहारिकता। तो आप ध्यान हटा दीजिए उन तमाम लोगों से, तमाम चीज़ों से जो आपको डीमोटिवेटेड करते हैं। इस परीक्षा में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है आपका मोटिवेशन। परीक्षा तक, जब आप परीक्षा हॉल में बैठते हैं उस समय तक आप भरपूर चार्ज होने चाहिए। जरा सी भी अगर आपके मोटिवेशन में कमी आई तो ये रेस आपको बहुत ज़्यादा लंबी दिखने लगेगी और वो लोग इसमें सफल हो जाएंगे जो आपको ताने देते हैं, अगर आप डीमोटिवेटेड हो गए। तो डीमोटिवेशन से बचिए। आपके तीनों सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। नोट्स बनाने ज़रूरी हैं या नहीं मैंने आपको बता दिया है, और इस प्रश्न का भी मैंने आपको जवाब दे दिया। मिलते हैं कल फिर किसी एक एजुकेशन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।